हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को आपको मैं कवर करा रहा हूं। आज हम बात करेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जैसे आवेशों का निकाय है, उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी संचित हो जाती है। ठीक है, एक आवेश हो सकता है, दो आवेश, तीन आवेश, चार आवेश। तो आवेशों के निकाय के कारण कितनी स्थितिज ऊर्जा होती है। देखो बच्चों, जैसे मैं बात करता हूं कि एक आवेशों का निकाय है। जैसे मान लीजिए यहां पर तीन आवेश है, एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया और एक Q3 हो गया। ठीक है, ये तीन आवेश हैं। ठीक है, इन आवेशों के कारण कितना आपका स्थितिज ऊर्जा होगा। अब हम मानते हैं कि कोई आवेश जैसे Q1 ही है, इसको हम अनंत से ला रहे हैं। इसको हम कहां से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं बच्चों? अनंत से। तो कार्य कितना करना पड़ रहा है? मान लीजिए W1। आप लोगों ने पढ़ा है कि विभव किसे बोलते हैं? बताओ, विभव किसे बोलते हैं? हम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं बच्चों, तो विभव कहलाता है। वो विभव किसके बराबर होता है? किए गए कार्य के बराबर होता है। और वो कार्य उसके किस ऊर्जा में संचित होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जिस तरीके से आपको मैंने बताया था कि एक स्प्रिंग है बच्चों, इसमें जब फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग सिकुड़ जाता है और जैसे ही फोर्स हटाते हैं तो बच्चों स्प्रिंग अपने पुनः मूल स्थिति में वापस आ जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि जब मान लीजिए बल लगाते हैं तो बल जो है बच्चों ऊर्जा के रूप में संचित होता है, क्योंकि बल लगाते हैं तो कार्य किया जाएगा। जो कार्य होगा, जो W होगा बच्चों, वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और जैसे ही बल हटाते हैं तो पुनः ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाता है, अपने मूल स्थिति में आ जाता है। तो ऐसे ही मैंने कहा कि आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो जो कार्य करना पड़ेगा एक प्रकार की उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों दूसरा आवेश लाएंगे तो दूसरा आवेश लाने में भी कार्य करना पड़ेगा, तीसरा आवेश लाएंगे उसके लिए भी कार्य करना पड़ेगा। तो जो टोटल कार्य होगा उनका योग ही बच्चों ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, जिसे हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब आवेशों का निकाय है, विभिन्न आवेशों को हम अनंत से, है ना, एक निश्चित निकाय तक ला रहे हैं। जो कार्य करना पड़ता है उनका योगफल बच्चों टोटल किसके बराबर होता है? आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। देखो, एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से लगातार हम इस थ्योरम को करेंगे, फिर आप लोग परेशान हो जाओगे। मैंने क्या कहा? आवेशों का निकाय है। पहले एक आवेश को लाए तो कितना कार्य करना पड़ा, दूसरा आवेश लाए तो कितना कार्य करना पड़ा, तीसरा आवेश लाए तो कितना कार्य करना पड़ा, चौथा आवेश लाए तो कितना कार्य करना पड़ा। टोटल जितने भी आवेश है उसमें कितना कार्य करना पड़ा, उन कार्यों को जोड़ दें बच्चों तो आपके स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो जाता है। देखो, आवेशों की किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर नजदीक लाकर के निकाय की रचना करने में करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य, एक हम निकाय बनाते हैं तो एक आवेश को लाए तो कार्य करना पड़ा, दूसरा आवेश को लाए तो कार्य करना पड़ा, तीसरा आवेश को लाए तो कार्य करना पड़ा, चौथे आवेश को लाए तो कार्य करना पड़ा। मतलब एक निकाय बना रहे हैं, आवेशों को अनंत से ला रहे हैं तो कार्य करना पड़ता है। जो कार्य करना पड़ता है वो टोटल कार्य ही बच्चों स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो जाती है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है? दो आवेश लेना है, फिर तीन आवेश लेना है, फिर ऐसे बच्चों हम ले सकते हैं चौथा आवेश भी, पांचवा आवेश भी, जितना भी आपको लेना है तो ले सकते हो। फिलहाल अभी आपको यहां पे मैं समझा रहा हूं कि माना हमारे पास दो बिंदु बच्चों A और B है ना, दो बिंदु अपना A और B, जहां पर Q1 आवेश और दूसरा ये Q2 आवेश है। ठीक है, इनकी बीच की दूरी की बात करें बच्चों तो बीच की दूरी यहां पे आप लोग मान के चलो, बीच की दूरी कितनी है? तो बीच की दूरी है बच्चों R12, 1 से 2 तक R12 है। तो हमने कहा बच्चों कि माना दो आवेश Q1 और Q2 जो बिंदु A और B पर स्थित है, तो दो आवेशों के निकाय के लिए हम स्थितिज ऊर्जा की गणना कर रहे हैं। पहले दो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे बच्चों, फिर तीन आवेश के लिए निकालेंगे, है ना। तो दो बिंदु आवेश के निकाय के लिए हम यहां पर हेडिंग लगाते हैं, दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? स्थितिज ऊर्जा। देखो, थोड़ा समय लगेगा, आप लोगों को भी समय देना पड़ेगा। स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। दो बिंदु आवेश है बच्चों, तो हमारे पास दो बिंदु आवेश कौन कौन से? एक Q1 और Q2 जो दो बिंदु आवेश है जिनके बीच की दूरी बच्चों R12 हमने ले लिया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? माना लिखेंगे। लिखें कि ना लिखें बताओ जरा, सर लिख दो तो ठीक रहेगा।
माना ए व बी पर दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है। ठीक है, दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 है, मान के चलते हैं। ठीक है, जिसको अनंत से लाने में किया गया कार्य क्रमशः W1 और W2 है। ऐसा भी लिख सकते हो ना, जिनको कहां से ला रहे हैं बच्चों? अनंत से लाने में किया गया कार्य W1 व W2 है। इतनी गर्मी है प्यारे बच्चों की हैंग मारता है, लिखते यहां पर लिख यहां पर जाता है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप लोग लिखते चलना है ना, ओवर राइटिंग हो जाता है। देखो यहां पर भी जिनको अनंत से लाने में किया गया कार्य W1 और W2 है, तो आप लोग है ना यहां पे ओवर राइटिंग हो गया, तो अब आप परेशान हो जाओगे कि सर ये गड़बड़ हो गया, अनंत से ला रहे हैं। ठीक है, अच्छा जब हम बच्चों जैसे मान के चलते हैं, देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, आप लोगों को विभव का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। विभव यदि एक आपके पास प्लस Q आवेश है, तब ये विद्युत क्षेत्र बनाया है। क्या बनाया? विद्युत क्षेत्र बनाया। प्लस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है बच्चों, इस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश ला रहे हैं, तो जो कार्य करना पड़ता है वही उसका विभव है, वो की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, किस रूप में संचित हो जाता है? उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, वही विभव कहलाता है। अब ये जो कार्य है बच्चों, ये जो इसका विद्युत बल है ना, उसके विपरीत लगाया जाता है, क्योंकि प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र जनरेट है, इसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, तब वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता, वही विभव है। लेकिन जब कोई निकाय हम बना रहे हैं, उसमें वहां पे कोई आवेश नहीं है, केवल एक सिंगल आवेश ला रहे हैं, तो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो जब विद्युत क्षेत्र नहीं बच्चों, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। यानी जब हम निकाय बना रहे होंगे, थोड़ा समझना, ढंग से समझना, यहीं पे बच्चों को दिक्कत होती है। फिर बच्चे कमेंट करते हैं कि सर रटा रटाया हमको समझ भी नहीं आता। देखो ना बाबू, मैं यहां पे क्या समझाना चाहता हूं कि आपको विभव की परिभाषा याद होगी, मैंने आपको बताया था कि एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में जब हम कोई आवेश ला रहे हैं, तो इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, और यदि विद्युत क्षेत्र ना होता तो कार्य ही नहीं करना पड़ता, आवेश वैसे ही आ जाता। क्योंकि ये आप लोग समझो ना, एक निकाय बना रहे हैं, यदि हम पहला आवेश ला रहे हैं तो वहां पे कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं है। हमने दो आवेश लिया है, लेकिन जब हम केवल सिंगल एक आवेश के लिए बात करते हैं, सिंगल एक आवेश के लिए बात करते हैं, तो एक सिंगल एक आवेश यानी Q1 को, जब हम Q1 को ला रहे हैं बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित रहता है। इस कारण से उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, समझिएगा थोड़ा मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी एक ही आवेश, एक साथ तो दोनों आवेश लाएंगे नहीं, पहले हम पहला आवेश लाएंगे फर्स्ट में, तो पहले आवेश को ला रहे हैं, तो यहां पर जैसे ये निकाय है, यहां पे कुछ है ही नहीं है, अभी हम पहले आवेश को ला रहे हैं, पहले आवेश को, तो जब कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो यहां पर किया गया कार्य शून्य होगा। जब दूसरा आवेश लाएंगे, वहां पर Q1 है, अब इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, तब कार्य करना पड़ेगा। समझ में आया? धीरे धीरे आएगा, चिंता ना करो, लास्ट तक यदि जो देखेगा बच्चों तो उसको समझ में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, किया गया कार्य W1 और W2 है, तब कुल कार्य कितना हो जाएगा? W बराबर W1 प्लस W2, कुल कार्य इतना हो जाएगा। अब चूंकि हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि जब Q1 को अनंत से, कहां से? अनंत से लाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र नहीं होता बच्चों, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, विद्युत क्षेत्र नहीं है। जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तो उसके विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होगा, इसलिए बच्चों W1 का मान कितना हो जाएगा? शून्य होगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि विभव क्या कहलाता है? एक प्लस Q आवेश है और इसके विद्युत क्षेत्र में आवेश को ला रहे हैं,
परीक्षण आवेश को, तब उसमें जो कार्य करना पड़ता है यही विभव है और यही कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। लेकिन जब हम एक सिंगल, जब यहां पर कोई आवेश ही नहीं है, इसके कारण कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, तो इसके विपरीत जब हम आवेश लाएंगे तो कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा। यदि विद्युत क्षेत्र नहीं है बच्चों तो कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो पहला कार्य शून्य हो जाएगा। पहला कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। पहला कार्य शून्य हो जाएगा। इस बात को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा। यानी अनंत से ए तक लाने में, Q1 को अनंत से कहां तक ला रहे हैं बच्चों? अनंत से ए तक, ऐसा यहां पर लिख लो, ए तक लाते हैं तो विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, तो किया गया कार्य शून्य होगा। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। चलो अब हम बच्चों थोड़ा समझिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं? Q2 आवेश को, Q2 को अनंत से, कहां से? अनंत से, अनंत से, कहां से? अनंत से बिंदु बी तक ला रहे हैं। कहां तक बच्चों? बिंदु वी तक। अब एक चीज समझना, अब पहला आवेश आ गया है। अब जब पहला आवेश आ गया, इसके कारण विद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया। अब कार्य करना पड़ेगा। यहां पर आप बहाना नहीं लगा सकते, है ना। देखो बच्चों, जब हम Q2 को अनंत से बिंदु बी तक लाते हैं तो Q1 के कारण बिंदु Q1 के कारण बिंदु B पर विभव कितना होगा? बताओ जरा। बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है? बताओ बच्चों, बिंदु आवेश कारण विभव कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 के कारण है, दूरी R12 है। यह फार्मूला होता है, यह फार्मूला होता है बच्चों। Q1 के कारण है ना, बिंदु आवेश के कारण विभव, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो यदि Q2 को कहां से? अनंत से कहां तक ला रहे हैं बच्चों? B तक लाने में किया गया कार्य का फार्मूला कोई बच्चा बता सकता है? किया गया कार्य कितना होगा? बताओ सर। कार्य बराबर होगा जो भी आपका विभव है, जो भी आपका विभव है आवेश के गुणनफल के बराबर होगा। यानी W2 हो जाएगा विभव, और जो आप यहां पे V2 भी ले सकते हो, परेशान नहीं होना, तो फिर आप लोग परेशान हो जाओगे ना। तो W2 हो जाएगा Q1 इंटू V2। ये कैसे आ गया सर? विभव की परिभाषा क्या कहता है? विभव कहता है आवेश को लाने में किया गया कार्य, आवेश को लाने में किया गया कार्य ही विभव है बच्चों। तो यहां से कार्य बराबर V इंटू क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, या Q इंटू V, वही चीज तो है बच्चों, वही चीज तो है। तो यहां पर जो W2 आ गया यहां पर बच्चों, इसलिए आप लोग लिख सकते हो कि W2 बराबर Q1 का मान है, V2 का मान कितना बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 ये ऑलरेडी, और एक सॉरी Q1 वो था, ये Q2 था, Q2 कारण, और ये हो जाएगा आपका Q2 डिवाइड बाय R12। देखो भाई, पहले आप समझो, इसके कारण यहां पर विभव है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R12। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके कारण यहां तक विभव है, और जब हम Q2 को ला रहे हैं तो इसके लिए कार्य होगा जाएगा W2, जो अपना V2 निकल कर आया है ना बच्चों, तो हो जाएगा Q2 इंटू V2। ये किस फार्मूले से होता है? तो हमने विभव की परिभाषा बताया कि आवेश को लाने में किया गया कार्य, इस फार्मूले से जनरेट होता है। विथ रीजन बताता हूं, एक एक फार्मूला में कारण भी बताता हूं, लेकिन फिर भी बच्चे कमेंट क्या करते हैं? सर, एक आज बच्चे ने कमेंट किया कि सर आपको पढ़ाया मेरे समझ में नहीं आया। अरे बबुआ, जब पढ़ोगे साल भर तब तो आएगा। आधा अधूरा पढ़ाई करके छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारे समझ में आएगा? कभी नहीं आ सकता है। अब ये थ्योरम बहुत कम एग्जाम में आता है, लेकिन बच्चों का डिमांड है कि एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए सर। तो अब करें क्या भाई? एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते अपन। अतः आप लोग बताओ। अतः हमने कहा, अतः दो आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कार्य के बराबर ही होगा। W बराबर W1 प्लस W2। W1 अपना 0 ही है बच्चों,
W2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q1 Q2 बटा R12 हो गया। ठीक है, देखो भाई थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं बच्चों, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा समय का सदुपयोग करना है भाई। ये पूरा कंप्लीट नहीं आया ना सर, एक काम करो एक बार और लिख लो। तो W बराबर कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R12। ये किसके लिए है बच्चों? तो ये दो निकाय के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, दो निकाय के लिए आ गया। ज्यादा हिंदी नहीं लिख रहा हूं, या ज्यादा हिंदी लिख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। स्थितिज ऊर्जा भाई कुल कार्य है, एक काम यदि करना है तो पहले कुल कार्य निकाल लो, दो आवेशों के निकाय की, है ना। कुल स्थितिज ऊर्जा मैं डायरेक्ट लिख दिया बच्चों, या आप लोग लिख सकते हो कि कुल कार्य कितना होगा, दो आवेशों के निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य। तो थोड़ा सा हिंदी लिखने में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो एक लाइन और कर लेंगे। कुल दो आवेशों के निकाय बनाने में किया गया कार्य, W बराबर W1 प्लस W2 हो जाएगा। तो ये W बच्चों, अतः स्थितिज ऊर्जा, एक लाइन और लिख लेना, एक लाइन और लिख लेना, अतः दो आवेशों के निकाय, दो आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कितना होगा बच्चों बताओ? तो आप लोग U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R12 हो गया। ठीक है, अब हम हेडिंग लगाएंगे, ये किसके कितने के लिए बच्चों? दो आवेशों के निकाय थे। पहले देखो ध्यान से समझना, जब हम सिंगल आवेश को लाकर के निकाय बना रहे हैं तो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं, जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तो कार्य नहीं होगा, शून्य होगा, सीधा सीधा। विभव भी नहीं होगा, कोई विभव नहीं होगा, विभव नहीं तो कार्य नहीं होगा। ठीक है, जब हम दूसरा आवेश ला रहे हैं तो इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया, तो जिसके कारण विभव भी हो गया और फिर कार्य भी करना पड़ रहा है। चलो अब हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे? तीन बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। कितने? तीन बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है सर, तीन बिंदु निकाय हैं। ठीक है, हम तीन बिंदु आवेश लेंगे बच्चों। तो तीन बिंदु आवेश कैसे ले लें? माना तीन बिंदु आवेश Q1 Q2 और Q3 हैं। क्या लिख लें बच्चों? माना तीन बिंदु आवेश कौन कौन से बच्चों? Q1 Q2 व Q3 बिंदु A B व C पर है। तीन बिंदु आवेश ले लिया सर, कैसे? ये लो तीन बिंदु आवेश, अपना A हो गया, अपना B हो गया, अपना C हो गया। यहां पर हम ले लेते हैं Q1, यहां पर हम ले लेते हैं Q2, यहां पर ले लेते हैं Q3। ठीक है बच्चों, क्लियर? जैसे मान लीजिए इसकी दूरी ले लूं तो R1 से 2, R1 से 1 से 3, इसको R बच्चों 2 से 3। ठीक, इस तरीके से दूरी भी ले लिया अपन ने। अब एक बात बताओ कि भाई जब हम पहले आवेश को लाएंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो है कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जितने भी आवेश को ला रहे हैं टोटल कार्य का योग ही स्थितिज ऊर्जा है। तो मतलब Q1 को लाए तो कितना कार्य, फिर Q2 को लाए तो कितना कार्य, फिर Q3 को लाए तो कितना कार्य। तो जितने आवेशों को हम ला रहे हैं जो कार्य करना पड़ता है वही तो आपका टोटल स्थितिज ऊर्जा है। और कार्य के लिए हमें विभव की गणना करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो जब हम Q1 आवेश को लाएंगे बच्चों,
Q1 आवेश को लाएंगे तो जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तो विभव कुछ रहता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। ठीक, तो सबसे पहले तो आप लोग इतना समझो कि तीनों को निकाय बनाने के लिए कुल कार्य कितना होगा। 3 आवेशों के निकाय में किया गया कुल कार्य, या ऐसा लिख सकते हो बच्चों कि 3 आवेशों को उनकी स्थितियों तक लाने में किया गया कुल कार्य, है ना। माना Q1, Q2 व Q3 को A, B, C तक लाने में किया गया कार्य क्रमशः W1, W2 व W3 है। तब निकाय में किया गया कुल कार्य कितना होगा बच्चा, बताओ। W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, समीकरण 1 दे दो। ये अपना ये चित्र है भाई, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाए। ये अलग से चित्र है। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले बच्चों Q1 आवेश को A तक लाना है। समझना, पहले भी कोई आवेश नहीं है, अभी एक सिंगल आवेश ला रहे हैं Q1 को। कहां से? अनंत से ला रहे हैं। कहां तक? A ला रहे हैं, A तक ला रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को समझना है Q1 आवेश को, किसको? Q1 आवेश को कहां से ला रहे हैं बच्चों? अनंत से। कहां से? अनंत से बिंदु कहां तक ला रहे हैं? बिंदु A तक लाने में कोई कार्य करना पड़ेगा क्या? कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। लाने में विभव शून्य होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है बच्चों? अनुपस्थित है। मैं अपने भाषा में लिखता हूं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। क्या है? विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। क्या है बच्चों? विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। जब विद्युत क्षेत्र नहीं रहता तो किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, अतः बच्चों W1 भी कितना होगा? शून्य होगा। W1 तो शून्य होगा, कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा, तो W1 शून्य होगा। कार्य नहीं होगा भाई, बिंदु A तक लाएंगे तो कोई कार्य ही नहीं करना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो विभव शून्य होगा। पहली बात। अब हम क्या कर रहे हैं? अब दूसरा आवेश ला रहे हैं यहां तक। क्या कर रहे हैं बच्चों? दूसरा आवेश ला रहे हैं। देखो समझना, दूसरा आवेश ला रहे हैं Q2 को। कहां से? अनंत से। अनंत से Q2 को अनंत से Q2 को अनंत से बिंदु V तक लाने में, Q2 को अनंत से बिंदु V तक लाने में पहले तो आप लोगों को भाई 2 चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। यहां पे 2 चीजों को। कैसे? हमें जब टोटल कार्य निकालना पड़ता है तो कार्य निकालने के लिए इस बिंदु पर विभव कितना है इसके कारण, यानी बच्चों 1 के कारण विभव कितना है, 1 के कारण विभव कितना है, और यहां पर आवेश कितना है, आवेश कितना है। 1 के कारण विभव कितना है और आवेश कितना है, ये 2 चीज पर डिपेंड करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि पहला आवेश लाया, कोई कार्य नहीं करना पड़ा क्योंकि विभव शून्य था। लेकिन जब हम दूसरा आवेश लाएंगे बच्चों तो कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य के लिए बच्चों यानी W2 के लिए मुझे क्या चाहिए कि बिंदु B पर A के कारण कितना विभव है। पहला बिंदु तो बच्चों बिंदु B पर विभव कितना है, बिंदु B पर विभव कितना है, और दूसरा वहां पर आवेश कितना ला रहे हैं। 2 चीजों पर डिपेंड करेगा।
बिंदु बी पर विभव कितना है, क्योंकि अभी ये तीसरा आवेश तो आया ही नहीं है, तीसरा आवेश तो आया ही नहीं है बच्चों, तीसरा आवेश तो आया ही नहीं है। लेकिन पहले आवेश के कारण है ना कितना विभव हो सकता है, R12। ये फार्मूला है पहले आवेश के कारण, मतलब इस आवेश के कारण यहां पर विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव आप लोगों ने पढ़ा है। बिंदु आवेश Q1 आवेश के कारण विभव कितना बच्चों, इतना है, और Q2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आ जाएगा W2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, R12 है ना। ये चीज, ये W2 निकल कर आ गया। लेकिन खेल तो अब स्टार्ट होगा, खेल आगे स्टार्ट होगा। ये तो अपना पहले भी आया था बच्चों, देखो जरा ध्यान से देखना, ये अपना पहले भी आया था। देखो जरा, दो निकाय के लिए इतना आ गया था कार्य, स्थितिज ऊर्जा इतनी आई थी। तो ऐसे ही बच्चों दो निकाय की अभी हमने उतना ही तक पहुंचा है, दो निकाय तक ही तो पहुंचे हैं, दो निकाय तक तो ही पहुंचे हैं। अब तीसरे निकाय को लाएंगे तो यहां पर इसके कारण भी विभव होगा, इसके कारण भी विभव होगा। समझ में आई बात, मतलब ए के कारण भी विभव होगा और बी के कारण भी विभव होगा। मतलब जब तीसरा आवेश लाएंगे ना तो यहां पर विभव इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा, क्योंकि कार्य जो निकालते हैं ना बच्चों, ये कार्य जो निकालते हैं ना, आप लोगों को पता होगा वो किसके बराबर होता है, आवेश और विभव पे, क्योंकि वहां पे कितना विभव है और जो हम आवेश ला रहे हैं उसका परिमाण कितना है, दो चीजों पर डिपेंड करता है। समझ में आया कुछ। अब हम क्या करेंगे बाबू, हम क्या करेंगे, आवेश हम ले रहे हैं कौन सा, Q3 है ना। Q3 आवेश को कहां से ला रहे हैं बच्चा, अनंत से, कहां से, अनंत से कहां तक ला रहे हैं बच्चों, बिंदु C तक। बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा बच्चों, किया गया कार्य बताओ आप लोग, किया गया कार्य W3। ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा कि बिंदु Q1 व Q2 आवेश के कारण विभव कितना है, आवेश के कारण, दो आवेश के कारण विभव कितना है, दो आवेश के कारण विभव कितना है और कितना आवेश ला रहे हैं। दो आवेशों के कारण विभव है बच्चों, ध्यान रखिएगा, यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। दो आवेशों के कारण विभव है, पहले आवेश के कारण हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला आवेश Q1 के कारण R13 क्योंकि 1 से तीसरे तक जा रहा है, दूसरे आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिंदु आवेश के कारण, दूसरे आवेश के कारण Q, यहां पर बच्चों R की डिस्टेंस कितनी है 2 3, और आवेश का मल्टीप्लाई Q3 होगा ही होगा। तो ये W2 का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया। W2 का वैल्यू कितना आया बाबू, तो W2 बराबर आपका आ गया, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपान R23। देखो भाई फिर से समझो, पहले आवेश को ला रहे हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता, ठीक है सर, तो कार्य शून्य हो गया, सीधा सीधा फंडा। बाकी आप लोग लिखो कि W1 0 हो गया, क्योंकि कोई कार्य ही नहीं करना पड़ता, विद्युत क्षेत्र नहीं है। लेकिन जैसे ही Q1 आ गया तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र, यहां पर हम दूसरा बिंदु, तो इसके कारण तो विभव भी होगा और जो आवेश ला रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कार्य दूसरे का आ जाएगा। अब यहां पर दो आवेश हो गए, एक Q1 और एक Q2, तीसरा आवेश यहां पे ला रहे हैं तो इसके कारण भी विभव होगा, इसके कारण भी विभव होगा, और जो आवेश ला रहे हैं इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर निकल कर आ जाएगा तीसरे बिंदु का कार्य। कुछ समझ में आया। कहने का तात्पर्य, कभी भी कोई निकाय बनाते हैं तो जब सिंगल पहला आवेश आता है तो उसके कारण कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो कार्य शून्य होगा, क्योंकि वहां पर विद्युत अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को ला रहे हैं, तब वहां पर जो कार्य करना पड़ता वो विभव है। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो बच्चों कहां से कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बच्चों W बराबर कितना हो जाएगा, W1 0 हो जाएगा, W2 कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2R12। फिर बच्चों अपना W2 और ये W3 है, W3 है, तो अपना हो गया 1/4πε0 Q1 Q3 कितना बच्चों, Q1 Q3 R13 प्लस 1/4πε0 Q1 नहीं Q2 Q3 अपन R13 23। ये देखो बाबूजी, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल कितना हो जाएगा, तो W बराबर 0 हटा दो। यदि हम बात करें टोटल कितना हो जाएगा तो 0 हटा दोगे। यदि हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दें और ऊपर कर दें तो W बराबर अपना कितना आ जाएगा, W बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, W बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, 0 को हटा दिया, W बराबर इतना। इन सबसे कुछ कॉमन आ रहा है 1/4πε0, सबसे कॉमन आ रहा है, सबसे कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, W बराबर, ठीक है, 1/4πε0। फिर कितना बच्चों, Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 फिर Q2 Q3 R23, इस तरीके से। अब आप सबको पता है कि यही कार्य तो ऊर्जा है ना, निकाय को बनाने के लिए जो किया गया कार्य वही स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, अतः तीन बिंदुओं की निकाय की, अतः तीन बिंदु आवेशों, अतः तीन बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितना होगा बाबू, U स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी U बराबर, ये हो गया बच्चों, है ना। अब यदि मान लीजिए कि यदि N आवेशों का निकाय बनाया जाए, N आवेशों का निकाय बनाया जाए, क्या बोला बच्चा, ओ माय गॉड, N आवेशों का निकाय हो तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी बताओ, 1/4πε0। ये होगा QI QJ RIJ, जहां I बराबर 1 से I बराबर, ऐसा ना लिखें भाई, गड़बड़ हो जाएगा। क्या, कहां तक चलोगे, N तक जा सकते हो ना, जहां I बराबर, मिस्टेक नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है सर, I बराबर 1, ठीक है, J बराबर भी 1 हो सकता है, किंतु I और J नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है। कहां तक जाएगा, N तक जाएगा। ये लो, ये शॉर्टकट फॉर्म में, मतलब कई सारे निकाय की स्थितिज ऊर्जा। फिर से मैं बताता हूं, शुरू में समझ में नहीं आया लेकिन अभी समझ लो मैं क्या कह रहा हूं बच्चों। आवेशों को बना रहे हैं, तो जब हम पहला आवेश ला रहे हैं तो पहले आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। जब हमने पहला आवेश ले आया, यहां पे पहला आवेश खड़ा हो गया, इसके कारण विद्युत क्षेत्र बन गया। जब दूसरा आवेश पहले आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना है वहां पर लाएंगे, तब इसके विद्युत क्षेत्र के विपरीत हम लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, वही आपकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। मतलब बच्चों, पहला आवेश है तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा, लेकिन दूसरा आवेश है तो पहला आवेश जो प्रभाव डाल दिया उसके कारण कार्य करना पड़ता। अब दो आवेश हो गए और दोनों आवेश विद्युत क्षेत्र जनरेट कर रहे हैं, तो इसके कारण भी विभव, इसके कारण भी विभव, और तीसरा जो आवेश ला रहे हैं उसका चार्ज। तो भाई कार्य कैसे निकलता है, कार्य आपको बार बार कहता हूं कि कार्य कैसे निकालेंगे।
भाई विभव क्या है, आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो कार्य निकालने के लिए आवेश कितना ला रहे हैं, वहां पर विभव कितना है, तो पहले के कारण विभव, दूसरे के कारण विभव, और आवेश कितना ला रहे हैं उसका मल्टीप्लाई के बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर में आधारित है और कुछ भी नहीं है। जो अभी मैंने आपको समझाया यही पूरा कॉन्सेप्ट है। बाकी नोट्स में सारा चीज आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों को लगता है कि हमें नोट्स लेना चाहिए तो कांटेक्ट नंबर में दे देता हूं 96 85 29 91 49, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो, तैयारी प्रॉपर रूप से कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।